फुटपाथ का खाना खाने वाली अमीर देवरानी। चारू नई शादी करके अपने ससुराल आती है और चारू के आने से ससुराल वाले सब बहुत खुश होते हैं। मेरी दूसरी बहू भी आ गई, अब तो परिवार पूरा हो गया। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। बहू, आज शाम को तू ही खाना बना दियो। आज शाम को हम सब मिलकर खाना खाएंगे और हाँ, खाने में कुछ अच्छा बना दियो। मटर पनीर, पुलाव, बिरयानी, ऐसा कुछ। नई बहू आई है अमीर घर से, इसलिए उसे ऐसा ना लगे कि वो यहाँ आकर फंस गई। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबके लिए कुछ अच्छा ही बनाऊंगी। शाम के समय चारू सबकी नजर से बचकर फुटपाथ पर एक ठेले के पास चली जाती है। भैया, छोले भटूरे खिला दीजिए। ठेले वाला जल्दी से चारू को एक प्लेट छोले भटूरे खाने को देता है। छोले भटूरे खाने के बाद चारू 100 का नोट ठेले वाले को देती है। मैडम जी, आज कुछ ही ग्राहक आए थे और सबने बड़े नोट ही दिए हैं। आपके पास 20 रुपए खुले हो तो दे दीजिए। नहीं भैया, खुले तो नहीं है, बस यही 100 का नोट है मेरे पास तो। मैडम जी, फिर आप बाद में ही दे दीजिएगा। कभी यहाँ से आते जाते, अब खुले तो मेरे पास भी नहीं है। भैया, बाद में क्यों, आप पूरे रख लीजिए। आज मेरी शादी हुई है इसलिए मैं खुश हूँ काफी। वैसे भी आप किसी अनजाने पर इतना भरोसा कर रहे हैं, मैं तो अक्सर ही फुटपाथ पर खाना खाती हूँ। चारू पूरे 100 का नोट ठेले वाले को पकड़ा कर घर आ जाती है। तभी अनीता कहती है, अरे बहू, तू बाहर कहाँ से आ रही है? तू तो अभी तक घर पर ही थी। माँ जी, दरअसल मैं यूं ही टहलने गई थी। हाँ, सुबह से तू अपने कमरे में ही थी, तेरा मन नहीं लग रहा होगा। चल, अच्छा ही हुआ तू थोड़ा टहल के आ गई। अब हम सब साथ में खाना खाते हैं। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। चारू, तुम काफी अमीर घर से आई हो, हमें ये नहीं पता वहाँ तुम कितना अच्छा खाती थी, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमसे जितना हो पाया हमने उतना करने की कोशिश जरूर की है। माँ, आज तो इतना अच्छा खाना बनाया, मुझे पुलाव दो ना। सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन चारू की प्लेट में बहुत कम खाना होता है। बहू, क्या हुआ? तूने पहले ही इतना कम खाना लिया है और अब जो खाना लिया है वो भी नहीं खा रही है तू। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं चारू, तुम जितना खा पाओ उतना खा लो। अब ऐसे ही चारू अक्सर करने लग गई थी। चारू हमेशा ही अपने घर वालों से छुपकर फुटपाथ पर खाने जाती है और घर में बिल्कुल खाना नहीं खाती। अच्छा हुआ किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा, वरना सवाल करने लग जाते। चारू फुटपाथ पर आराम से खाना खा रही होती है कि तभी सोनू अपनी चाची को देख लेता है। माँ, वो देखो, चाची कचौरी खा रही है। चारू फुटपाथ पर खाना खा रही है, लेकिन चारू घर पर तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है, फिर यहाँ क्यों? निधि वहां से कुछ नहीं कहती और सीधा घर आ जाती है। कुछ देर बाद चारू भी घर आती है। चारू, तू बाहर से कहाँ से आ रही है? किसी को बताया भी नहीं जाने से पहले? अभी तो गई थी माँ जी, बस यहीं टहल रही थी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम बाहर फुटपाथ से कचौरी खा रही थी। तुम इतने अमीर घर से आई हो और तुम फुटपाथ से खाना खाती हो, और शायद यही कारण है ना कि तुम रोज घर पर खाना नहीं खाती और कभी कभी खाने से मना ही कर देती हो। हाँ तो क्या हुआ, मुझे फुटपाथ का खाना पसंद है, और इसमें अमीर घर का क्या? आप लोग ज्यादा मत सिखाओ। चारू इतना बोलकर वहां से चली जाती है और अब रोज ही फुटपाथ पर खाने लगती है। कुछ दिनों बाद चारू सबके पास जाती है। आप सबने खाना तो नहीं खाया ना? नहीं, अभी तो किसी ने खाना नहीं खाया, मैं खाना बनाने ही जा रही थी। क्यों, क्या हुआ? आज हम सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सच में चाची? हाँ बिल्कुल। चारू सबको बाहर खाने पर लेकर जाती है, लेकिन फुटपाथ पर ही एक ठेले से सबको नान खिलाने लगती है। ये क्या चाची, इतनी अमीर घर से आई हैं, मुझे लगा चाची किसी बड़े होटल रेस्टोरेंट में लेके जाएंगी, हमें महंगा महंगा खाना खिलाएंगी, लेकिन चाची तो हमें यहाँ ठेले पर ले आई। बहू, तू हमेशा फुटपाथ पर ही क्यों खाना खाती है? अरे अच्छा नहीं लगता है ना, आते जाते लोग भी देख रहे हैं। एक दिन का तो समझ आ रहा है, लेकिन तू हमेशा ही यहीं खाती है और इस वजह से अक्सर घर का खाना भी तू नहीं खाती। आप भी ना माँ जी। अरे मैं तो अमीर घर से आई हूँ, लेकिन आप तो मिडिल क्लास वाले लोग ही हो ना, फिर आपको कैसे दिक्कत हो रही है? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग क्यों इतना चिक कर रही हैं? माँ जी, रहने दीजिए, यहाँ पर सड़क पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हम सब खाकर यहाँ से जल्दी निकलते हैं। सब लोग खा पी कर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू फुटपाथ पर खाना खाती है इतने अमीर घर से आने के बाद भी। माँ जी, फिर वही बातें शुरू। अरे एक ही बात कितनी बार समझाऊं आपको? मुझे इस बात पर बिल्कुल भी बहस नहीं चाहिए और मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। चारू अपनी सास को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। अनीता काफी उदास हो जाती है। अब तो बहू को समझाना भी बेकार है, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनेगी। माँ जी, कोई बात नहीं, जब हमें पता है कि चारू किसी की नहीं सुनेगी तो हम क्यों इतना सुनाएं? ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चारू की सहेली शीतल उससे मिलने के लिए आती है।
चारू तेरी शादी क्या हो गई? तू तो हम सबको भूल ही गई। पता है हम सब फ्रेंड लोग कितने दिनों बाद मिले और तुझे बुलाया तो तू आई नहीं। यार मेरा मन नहीं था आने का। तुझे तो पता ही है ना मैं अपनी मैरिड लाइफ में कितनी बिजी हो गई हूँ। हाँ मुझे सब पता है तू कितनी ज्यादा बिजी हो गई। अब दोस्तों के लिए कहाँ तुझे टाइम मिलेगा। अरे अब ऐसी बातें करती रहेगी या कुछ खाएगी भी? हाँ चारू भूख तो मुझे भी लग रही है काफी ज्यादा। बेटा बताओ क्या खाना है? वैसे यहाँ तो कुछ अच्छा हमारे टाइप का खाने को मिलेगा नहीं। चलना हम कहीं बाहर खाने को चलते हैं या फिर यहीं पर कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। एक काम करते हैं हम बाहर ही चलते हैं। मैं तुझे आज कुछ बढ़िया सा खिलाती हूँ। चारू अपनी सहेली को लेकर बाहर चली जाती है और फुटपाथ पर ही चाट पकौड़े खिलाती है। ये देखकर शीतल को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत वापस घर आ जाती है। चारू ये क्या था? तू अपने मिडिल क्लास ससुराल वालों के साथ रहते रहते तू भी मिडिल क्लास हो गई है क्या? तू फुटपाथ पर खिलाने के लिए लेकर आ गई मुझे? हाँ तो क्या हुआ? फुटपाथ पर ही तो खा रहे हैं। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे नाले में बिठाकर खिला रही हूँ मैं तुझे। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मैं ही बेवकूफ थी जो यहाँ तुझसे मिलने आ गई। मैं जा रही हूँ। बहू ये क्या किया तूने? तू हम सबको फुटपाथ पर खिला रही है, खुद भी खा रही है, लेकिन अपनी सहेली को तो मत खिला। रहने दीजिए। अरे फुटपाथ पर खिला दिया तो इतना बवाल कर रही है, इससे अच्छा तो ना ही आए हमारे घर। चारू किसी की नहीं सुनती और अपने मन की ही करे जाती है। कई दिनों बाद चारू की शादी को 6 महीने हो जाते हैं, इसलिए वो अपने पति मयंक के साथ बाहर खाने जाती है। आज हम दोनों मेरी पसंद की जगह पर खाने जाएंगे। आपका हुक्म सिर आंखों पर। फिर चारू अपने पति को वहीं फुटपाथ पर ही लेकर जाती है और वहीं से चाउमीन खाने लगती है। चारू ये क्या है? तुम इतनी अमीर होने के बाद भी फुटपाथ पर क्यों खाती हो? पता है माँ भी बोल रही थी कि तुम रोज रोज फुटपाथ पर खाती हो। ऐसा अच्छा थोड़े ना लगता है। मैंने अब तक तो किसी को नहीं बताया, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। देखिए मैं फुटपाथ पर इसलिए खाती हूँ क्योंकि हमारी शादी से 2 दिन पहले मैंने किसी गरीब को देखा था कि वो बेचारा कैसे सुबह से शाम तक अपना ठेला लगाए खड़ा था और वहाँ कोई भी नहीं आ रहा था। उसी के साथ में एक बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं जा रहे थे। तो यही कि मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं किसी का पेट भर सकती हूँ, किसी के 4 पैसे की कमाई करवा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। और अगर इस बारे में लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं फुटपाथ पर खाना खाती हूँ तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। चारू मुझे तुम पर गर्व है। तभी पीछे से चारू के ससुराल वाले भी आ जाते हैं। बहू तेरे इस काम के पीछे इतनी बड़ी अच्छाई छुपी थी, तूने हमें क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी भी काम के बारे में किसी को पता चले, लेकिन अब पता चल गया है तो अब प्लीज आप लोग मुझे फुटपाथ पर खाना खाने के लिए मत रोकिएगा। अरे बिल्कुल भी नहीं। अब तो अपनी अमीर देवरानी के साथ मैं भी फुटपाथ पर ही खाना खाया करूंगी। इसी के साथ अंत में गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं और चारू की अच्छाई के बारे में भी सबको पता चलता है। अरे गंगा अब इतना सोच विचार क्या कर रही है? चिराग लेकर भी ढूंढेगी तो ऐसा अमीर विदेशी लड़का तुझे तेरी गरीब बेटी के लिए नहीं मिलेगा। तुम्हारी बात सही है शांता बहन, लेकिन विधि मेरी इकलौती बेटी है और बस मेरे मन की एक इच्छा है कि मेरी विधि शादी के बाद सदा मेरी आंखों के सोंझे रहे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी बेटी को इतना दूर 7 समुंदर पार भेजूंगी। ऐसा बोलते हुए गंगा डबडबाई आंखों से सर झुकाए बैठी विधि को देखती है। तभी लालची बिचौलन शांता मक्खन लगाते हुए कहती है, अरे गंगा बेटियां तो होती ही पराया धन है। एक ना एक दिन विधि को तुझसे दूर तो जाना ही पड़ेगा, अपना घर अपनी दुनिया बसाना ही पड़ेगा। हे भगवान, पता नहीं ये रिश्ता करवाने के लिए मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, वरना तो आई हुई लक्ष्मी चली जाएगी। असल में बिचौलन शांता ने नयनतारा और रौनक से रिश्ता करवाने के लिए नोट लिए थे। उसका धंधा ही यही था। आंटी जी मैं आपकी उलझन समझ सकती हूँ, मगर एक बार शादी हो जाए फिर हम आपकी बातचीत विधि से कराते रहेंगे। वहाँ हमारा बड़ा घर बार बिजनेस सब कुछ है। बस विधि जैसी सुलझी हुई लड़की की तलाश थी। आपकी बेटी राज करेगी और हमें दहेज भी नहीं चाहिए। शादी का खर्चा भी हम करने को तैयार हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। तो फिर अभी ही मंगनी कर लेते हैं और फिर चटमंगनी पट शादी करके मैं विधि को अपनी देवरानी बना के ले जाऊंगी। नयनतारा को इतनी जल्दबाजी मचाते देखकर गंगा उसे शक की निगाहों से देखने लगती। रौनक विधि को अंगूठी पहनाने ही वाला होता है, तभी एकदम से विधि का पिता शंकर गुस्से में आग बबूला होकर अंदर आता है। ठहर जाओ, ये रिश्ता नहीं होगा। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, शांता मैं दोगले रिश्तेदारों के लेकर उल्टे पांव मेरे घर से निकल जाओ। अजीब बात क्या है, द्वार पर आया इतना अच्छा खासा रिश्ता क्यों ठुकरा रहे हो? हमारी विधि का भाग्य संवर जाएगा। गंगा हमारी बच्ची का भाग्य संवरेगा नहीं बल्कि फूट जाएगा, क्योंकि ये आदमी पहले से ही 2 शादी कर चुका है और ये नीच औरत इसको खुद की भाभी बता रही है।
ये इसकी पत्नी है। ये दोनों मिलकर गरीबों की बेटी को शादी करवा के विदेश ले जाकर बेचने का काम करते हैं। ये सुनकर गंगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं लड़के वाले भी 9-2-11 हो जाते हैं। इस बार भी हमारी विधि का रिश्ता होते होते रह गया जी। गंगा, भगवान का शुक्रिया अदा करो जो ये शादी नहीं हुई, वरना हमारी विधि की जिंदगी नरक बन जाती। मगर विधि के बापू, आखिर कब तक हम जवान बेटी को घर में बिठाकर रखेंगे? अब तो अड़ोसी पड़ोसी भी ताने मारने लग गए हैं। जहाँ देखो दहेज के कारण बात कट जाती है। इससे अच्छा तो ऊपर वाला गरीब की कोख में बेटियां दे ही ना। चुप हो जाओ गंगा। ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं हमारी गरीब बेटी का भी जोड़ी बंधन लगाया होगा। कहीं तो उसका संजोग लिखा होगा। मैं काम पर जा रहा हूँ। पंडित जी, आखिरकार कब मेरे देव की शादी का संजोग बनेगा बताइए ना। मेरा मन उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता है। पंडित जी देव की जन्म कुंडली देखकर कहते हैं, वसुंधरा जी, देव की कुंडली में शादी का लगन जागने वाला है। केवल इतना ही नहीं, उसे मनचाही जीवन संगिनी मिलने का योग है। लेकिन लड़की किसी राजघराने की नहीं बल्कि गरीब होगी। यह सुनकर बड़े आलीशान महलों की मालकिन वसुंधरा देवी खफा मिजाज में कहती है, पंडित जी एक बार फिर से कुंडली देखिए। इतना बड़ा रजवाड़ा खानदान है हमारा। अपने देव के लिए मैं अमीर खानदान से बहू चुनकर लाऊंगी, क्योंकि हमारे रजवाड़ी खानदान में शादी राजपुताने में होती है, किसी भी जात बिरादरी में नहीं। वसुंधरा जी, आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं गई, इस बार भी नहीं जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। 100 बीघे महल की ठाठ बाट की महारानी वसुंधरा वसूलों की पक्की थी। उसके शब्द पत्थर की लकीर थे। शंकर उसी महल में माली था और बाग बगीचे की रखरखाव किया करता था। शंकर काका, लाइए, आज मैं फूलों में पानी दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं कुंवर सा, अगर मालकिन ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं कर लूंगा। माँ कुछ नहीं कहेंगी, अब करने दीजिए। शंकर महल में माली था, लेकिन रंजीत और उसके दोनों बेटे देव और अर्जुन उसका बहुत आदर करते थे। एक दिन शंकर की तबीयत खराब हो जाती है। अजी क्यों उठ रहे हो? सो जाओ। नहीं गंगा, मुझे महल जाना है, नहीं तो मालकिन खिसिया जाएंगी। पिताजी, ऐसी भी क्या नौकरी जिसमें इंसान को बीमार पड़ने की इजाजत भी नहीं? जब तक आप ठीक नहीं होते मैं आपकी जगह जाऊंगी। विधि महल आ जाती है। उसके सुंदर रूप को वसुंधरा देखती रह जाती है। अरे ओ गरीबजादी लड़की, कौन हो तुम? अंदर किसने आने दिया? जी वो मैं माली शंकर की बेटी हूँ। आज बापू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बगीचा साफ करने आई हूँ। ठीक है ठीक है, जाओ जाकर अच्छे से बगीचा साफ करना, और सुनो घूंघट कर लेना। जी महारानी साहिबा। विधि की सुंदरता देखकर वसुंधरा के दिल में खौफ सा बैठ जाता है। विधि महल के आलीशान बगीचे में आती है जो कई बीघे में फैला हुआ था और तरह तरह के फूल खिले थे। विधि फूलों से बतियाने लगती है। पता है इस प्रकृति का सबसे खूबसूरत अनमोल तोहफा क्या है? तुम प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल जो हर ऋतु में खिलते हो। काश की गरीबों के जीवन में भी खुशियों के रंग होते। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। विधि की गुनगुनाने की मधुर आवाज सुनकर देव आ जाता है और पुराने से बेरंग सलवार कमीज में उसकी रूप की सादगी देव के दिल में अलग छवि बना लेती है। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जी मैं समझी नहीं। मैंने अभी आपकी आवाज सुनी, आप बहुत मीठा गाती हैं। मैं आपकी मदद करवा दूं? जी हाँ। दोनों कुछ पल बात करते और विधि चली जाती है। इसी तरह अब देव विधि के साथ बगीचे में आने का बहाना ढूंढता और एक दिन, लाइए विधि जी, मैं भी आपके साथ फूल चुनवा देता हूँ। तभी देव के हाथ में कांटा चुभ जाता है। मेरा हाथ। देव जी आप ठीक तो है ना? दूर खड़े होकर देव के पिता रंजीत ये नजारा देखकर विधि को अपने रजवाड़े खानदान की बहू बनाने की इच्छा वसुंधरा को बताते हैं। वसुंधरा जी, आपको विधि कैसी लगती है? मैं कुछ समझी नहीं महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? तो न विधि को हम अपने देव की दुल्हन बना लें। महाराज इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दीजिए। ये गरीब जात बिरादरी की लड़की हमारे रजवाड़े खानदान की बहू बनकर आएगी
तो क्या इज्जत रहेगी हमारी। रिश्ता बराबरी वालों में होता है। वसुंधरा जी, देव विधि को चाहता है। मैंने उसकी आंखों में विधि के लिए प्यार झलकते हुए देखा है। एक बार इस महल की महारानी नहीं बल्कि मां बनकर सोचिए, जो हमारे बेटे के हाथ में एक कांटा चुभने से इतना दर्द से भर गई, वो जीवन साथी बनकर देव की ढाल बनकर हर कदम में खड़ी रहेगी और किसी गरीब की बेटी का भाग्य संवार कर आप भी पुण्य की भागीदार बन सकती हैं। रंजीत की बात को सोच विचार कर वसुंधरा हाँ कर देती है। अगले ही दिन सुबह सुबह कई दास दासी सोने चांदी जेवर के साथ वह बारात लेकर गरीब शंकर के दरवाजे पर आती है। एक कच्चा सा खांचा, टूटी खटिया और चूल्हे से उठते धुएं में विधि खाना बना रही थी। उन्हें देखकर शंकर हाथ जोड़कर उठ जाता है। अरे मालकिन, आप हमारे गरीब खाने में, धन्य भाग हमारे जो आपके कदम पधारे। शंकर भाई साहब, आज मैं महलों की मालकिन की हैसियत से नहीं बल्कि आपसे नाता जोड़ने आई हूँ। मुझे आपकी विधि अपने बेटे के लिए भा गई है। शंकर भाई साहब, आज मेरे देव को 11 रुपए और एक नारियल देकर अपना बना लीजिए। गरीब बेटी के खातिर इतने अमीर महलों का रिश्ता आया देखकर विधि के गरीब माता पिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। देख रही हो गंगा, ऊपर वाले की रहमत कितनी बड़ी है। इस गरीब जनक के द्वार पर महलों के राम खुद सीता को ब्याहने आए हैं। हमें रिश्ता स्वीकार है। वसुंधरा विधि को चुनरी चढ़ाती है और सोने के जेवर, रुपए, नारियल, मिठाई उसके हाथों में रखती है। वहीं गंगा और शंकर भी 11 रुपए और नारियल देकर रोका करते हैं। दोनों परिवार में शादी की रस्म शुरू होती है और धूमधाम से शादी होकर गरीब विधि विदाई होकर अपने कई बीघा महलों वाले आलीशान ससुराल में आ जाती है, जहां नौकर चाकर उस पर फूल बरसाकर स्वागत करते हैं और वसुंधरा नोटों के बंडल से अपनी गरीब बहू की नजर उतराई करती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा हमारी आलीशान महल वाले ससुराल में स्वागत है। इस सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। विधि सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करती है और भीतर आती है, जहां तमाम ठाट बाट थी। सोने चांदी के गुलदस्ते, महंगे झूमर महल की शोभा बढ़ा रहे थे और बड़ा सा दस्तरखान, कई कमरे मौजूद थे। मुझे तो अपने गरीब नसीब पर यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं इतनी बड़ी महल की दुल्हन हूँ। भगवान तेरा धन्यवाद। विधि को अपने महल वाले ससुराल में भरपूर प्यार से सम्मान मिलता है। वह खुशी खुशी रहने लगती है।